वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। तशरीफ फरमा अभी धुलिया डिस्ट्रिक्ट का जो हमने सदारत का इस्लाम पार्टी का लेटर दिया, नासिर पठान साहब हमारे धुलिया शहर के नौजवान इस्लाम पार्टी का शहरी सदर जिसे अभी हमने बनाया, वसीम अकरम साहब मंच पे तशरीफ फरमा। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर नसरीन शेख साहिबा, मेरे साथ मालेगांव से आए हुए इस्लाम पार्टी के तमाम ही कॉरपोरेटर्स, इस्लाम पार्टी के तमाम ही ओहदेदारान, अभी मेरे हाथों से और जिन लोगों का भी ऐलान किया गया धुलिया शहर और धुलिया डिस्ट्रिक्ट इस्लाम पार्टी तमाम ही ओहदेदारान, मैं सबसे पहले धुलिया शहर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ वसीम अकरम साहब, नासिर पठान साहब, शाहिद अंसारी साहब और उनके तमाम ही साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मालेगांव शहर के मेयर समेत इस्लाम पार्टी के तमाम ही कॉरपोरेटरों का और मेरा यहां पर इस्तकबाल किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज मौलवीगंज इस जगह पर मैं कई मर्तबा आया हूं, कई प्रोग्राम मैंने यहां पर किया, लेकिन आज इस्लाम पार्टी का जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं आज आपके बीच खड़ा हूं। वसीम अकरम साहब बहुत जज्बाती बातें कर रहे थे कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इस्लाम पार्टी डर गई। इस्लाम पार्टी की तारीख अगर किसको देखना है और हमारी तारीख देखना है तो मालेगांव शहर आकर पूछिए। डरने वाले नहीं है। वो एक शेर है ना, तुमने चाही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाही नहीं हालात बदल सकते थे, तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते, ऐसे ही कुछ है। तुम तो ठहरे झील की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते। कॉरपोरेशन के इलेक्शन मैंने कई लोगों को ऑफर किया था, हमारे कई साथी यहां पर आए कि आप इस्लाम पार्टी का टिकट लेकर यहां पर इलेक्शन लड़ो, हमें एक मौका दो, लेकिन इनकार कर दिया गया। बहुत इनकार किया गया, हमने बहुत वक्त तक दिया उनको, फिर हमने फैसला किया कि हम रुक जाते हैं। लेकिन मैं आज जब देख रहा हूं नतीजे आए, कई लोग जिन लोगों को हम ऑफर कर रहे थे वो लोग इलेक्शन हार गए, वो इलेक्शन हार गए, वोट बढ़ गई। खैर वक्त अभी और आने वाला है। आज इस्लाम पार्टी का झंडा देने के लिए वसीम अकरम के पास मैं आया हूं, इस्लाम पार्टी का झंडा देने के लिए नासिर पठान के पास आया हूं और इस्लाम पार्टी का झंडा आज ये मरकज वाली मस्जिद के बाजू में ये स्टेज लगाकर मैं देकर जा रहा हूं और इंशाअल्लाह ये शहर के ऊपर इस्लाम पार्टी का झंडा लहराएगा, मुझे यकीन।
ये यकीन, मैं बकरीद की मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को। इस्लाम पार्टी की बुनियाद जो रखी गई मालेगांव के अंदर, असेंबली इलेक्शन में हारा, हिम्मत नहीं हारा। इस्लाम पार्टी दोबारा खड़ी हुई, कॉरपोरेशन के अंदर हम दोबारा खड़े रहे और हिंदुस्तान के अंदर आज मालेगांव का नाम है कि इस्लाम पार्टी कि हमने 35 कॉरपोरेटर भी लाए और मेयर भी हमने बनाकर बताया। पूरे महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम का कई मेयर नहीं बना, पहली मर्तबा कॉरपोरेशन के इलेक्शन लड़े और पहली मर्तबा हमने मेयर बनाने का काम किया। हमारी पॉलिसी क्या? आज अल्लाह का करम है कि मालेगांव के अंदर मस्जिद और मीनारों का शहर, और दुनिया आने के बाद भी हमें फक्र महसूस होता है कि यहां भी मस्जिद और मीनारों का शहर। इस महाराष्ट्र के हालत, इस मुल्क के हालत, अगर आज यहां का मुसलमान, धुलिया का मुसलमान अगर महसूस करे, इस महाराष्ट्र का मुसलमान अगर महसूस करे, अभी आप लोगों ने देखा 15 दिन पहले कि बांद्रा के अंदर बुलडोजर लगाकर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अगर हमने इस्लाम पार्टी की बुनियाद डाली तो हमने माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड बनाया, सेल बनाया, और इसके लिए कि मस्जिद की हिफाजत होना चाहिए, मजहबी इबादत गांव की हमारी हिफाजत होना चाहिए। ये हमने बुनियाद रखा और हमारे एजेंडे के अंदर शामिल किया कि ये पार्टी ये भी काम करेगी। आप लोगों ने देखा कि मालेगांव शहर के अंदर हमने उत्तर महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जब बिल आया तो हमने वहां पर इजलास लिया, तमाम ही मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदारान को वहां हमने बुलाया, मालूमात दी, कॉन्फ्रेंस रखा, और जो भी आज हमारे पास आते कि मस्जिद के पेपर क्लियर करना है, मदरसे के पेपर क्लियर करना है, हम लोग इस्लाम पार्टी के जिम्मेदार, हम लोग उनकी मदद करने का काम करते हैं। यह हमारा एजेंडा है। जहां जहां मुसलमानों के पर अत्याचार होता है, जहां जुल्म होता है, जहां मॉब लिंचिंग होती है, जहां पर फसादात होते हैं, वहां पर जाने का और उनके लिए लड़ने का काम करने का हमारी पार्टी के एजेंडे के अंदर शामिल है। मैं दुलिया भी आया रमजान, जामनेर के अंदर एक मॉब लिंचिंग है, वहां मैं गया, वहां पर हमने मदद की, कानूनी मदद भी हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन जलगांव के लोग कानूनी मदद कर रहे हैं। जहां पर भी जुल्म होता है हम वहां पर जाकर हमारी पार्टी का झंडा ले जाकर लड़ने का काम करते। ये इस्लाम पार्टी है, ये इस्लाम पार्टी है। दोस्तों और साथियों, कल बकरीद का त्योहार खत्म हुआ, कल बकरीद का त्योहार खत्म हुआ है। कितनी तकलीफ हुई मुझे बताइए आप। मालेगांव में हुई, धुलिया में हुई, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हुई है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुई है, बंगाल के अंदर भी हुई, यूपी के अंदर भी हुई, रियासत के हर इलाकों के अंदर, हिंदुस्तान के हर रियासतों के अंदर हुई। खौफ के अंदर हमने बकरीद का त्योहार गुजारा है, खौफ के अंदर। आरएसएस और बजरंग दल के लोग, ये गौ रक्षा के लोग हमें सिखाते हैं, हमारे बच्चों के ऊपर मॉब लिंचिंग की जाती, नंगा नाच किया जाता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मुझे बताइए आप कौन आवाज उठाया? पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक एमएलए बताओ, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो,
क्या किसी ने आवाज उठाया है क्या? किसी ने आवाज नहीं उठाया। और कौन लोग हमें सिखाने का काम करेंगे कि हमने कुर्बानी नहीं करना? वो लोग, जो लोग इस महाराष्ट्र की सरकार के अंदर बैठे हैं, ये सरकार के अंदर शिवसेना जो बैठी है शिंदे गट की, ये सरकार के अंदर जो बैठे हैं, इनको क्या याद नहीं है क्या? जब ये 40 आमदार लेकर भागे थे गुवाहाटी के अंदर, आसाम के अंदर, तो वहां पर मंदिर के अंदर सांडों की कुर्बानी दी थी। मैं उसको कुर्बानी नहीं बोलूंगा, तो तुमने जो बलि देने का काम किया था, यही तकलीफ हो रही है। वहां जाकर मंदिर के ऊपर तुम बलि देते हो अपनी आस्था के लिए ना। अरे हमारी भी आस्था है, हमारा भी मजहब है, हमारा भी मजहब है। बकरीद पे हम कुर्बानी करते हैं, फर्ज है हमारे पर, हम करते हैं, तो आप रोकने का काम करते हो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमने कानून हाथ में लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि रंगीन जानवर की कुर्बानी होना चाहिए, लेकिन उसके आड़ में अगर कोई काला ले जाता है तो आप रोककर उसके मुंह में गोबर डालते हो, उसको मारते हो, उसके साथ गाड़ियां रोकते हो, गाड़ियों को जलाने का काम करते हो। इस महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं। कौन लड़ेगा? यह सवाल इस महाराष्ट्र के सामने आज खड़ा है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कौन आवाज उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा? यहां के बीजेपी के एमएलए भी नंगा नाच करते। कोई नाले के ऊपर बुलडोजर लग गया, मुसलमानों के घर को बुलडोजर के जरिए निकाल दिया गया, बुलडोजर चल गया, न्यूज बन गई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? अरे इलेक्शन के टाइम पे जलसा लेकर कौम की दुआएं दी गई, मिल्लत की दुआएं दी गई। अब क्या हुआ? जब बुलडोजर लग गया बस्तियों पर, क्यों आगे नहीं आया गया? किसी को 8 सीट, किसी को 10 सीट दी गई। कारपोरेशन में दोनों पार्टियों ने आवाज उठाने का काम नहीं किया। ये लोग डरते हैं, ये डरते हैं भी एमएलए से, यहां के प्रशासन से, बीजेपी की हुकूमत से डरते हैं। या ये तो मैनेज है या ये तो डरते हैं, इसके अंदर कोई दूसरा नहीं हो सकता। आवाज कोई उठाएगा नहीं। जो आवाज उठाएगा, जो दूसरी पार्टी में जाएगा, उसको दम दिया जाता है। तेरे पैर निकाल लेंगे, तेरे हाथ निकाल लेंगे। अरे इतनी मर्दानगी है तो जाना था ना जब बुलडोजर लगा तो। क्या बात? क्यों हमारे वर्करों को बोलते हो? आज के बाद यहां अब इस्लाम पार्टी आ चुकी है। अब इस्लाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर किसी ने दम दिया तो 50 किलोमीटर दूर पर रहता शेख आसिफ यहां पर आकर बैठेगा। और आज मैं इस धुलिया के पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि अगर हमारी पार्टी ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर से रजिस्टर्ड पार्टी है, अगर हमारी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता को अगर दम दी गई, धमकी दी गई, गुंडागर्दी की गई, तो पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करना ही चाहिए कि अगर हमारी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को किसी ने धमकी दिया तो। नहीं तो फिर गांधी जी ने डंडा भी दिया, रास्ता बता देगा गांधी जी। फिर हम
तिरंगा भी हाथ में लेंगे और इस्लाम पार्टी का झंडा भी लेंगे और फिर हमको मजबूरी में पुलिस स्टेशन के बाहर आकर या एसपी ऑफिस के बाहर या कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पे बैठना पड़ेगा। इतने खौफ में नहीं रहना चाहिए। जिस हिसाब से हम लोग रहते हैं ये बहुत गलत बात है। मुझे बहुत बोलना है, कौन कौन सी पार्टी से चुन कर आया, फिर मालूम पड़ा कि दूसरी पार्टी में जा रहे। ये धुलिया शहर के आवाम इस बात को नोट करे कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाली पार्टी के अंदर तुम्हारे मुस्लिम कारपोरेटर जाने वाले हैं। आज मैं बोलकर जा रहा हूं, सिर्फ पैसे के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। कोई हमदर्दी नहीं है दुनिया के मुसलमानों से, कोई तुम्हारा मसाइल हल करने के लिए नहीं जा रहा है, सिर्फ रुपया पैसे के लिए। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला, गुस्ताख रसूल की पार्टी के अंदर जाने वाले हैं। कौम के नाम पर दुआई दी गई, वोट ली गई, लेकिन एक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। यह आपको याद रखना है दोस्तों और साथियों। यह धुलिया शहर और मालेगांव का जो रिश्ता है बहुत गहरा है। चाहे पावरलूम से, चाहे मार्केट से, यहां अगर कपड़ा तैयार होता है तो तामा काटा मालेगांव में आकर कपड़ा आप बेचते हो। सूत मालेगांव से आता है, रिश्ते नाते हैं, एक दूसरे की बेटियां का लेन देन है, इतना गहरा हमारा अपना ताल्लुक है। क्या हुआ, किरण सुमैया धुलिया भी आया, मालेगांव भी आया, यहां के बीजेपी के एमएलए भी साथ थे। क्या बोला गया, एसआईआर का जब सर्वे हुआ मैपिंग का, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैपिंग चल रही थी एसआईआर, क्या इल्जाम धुलिया पर भी लगा, क्या इल्जाम मालेगांव पर भी लगा कि 22,000 वोट धुलिया की मालेगांव की यादी में है और मालेगांव की 22,000 वोट धुलिया की यादी के अंदर है। इल्जाम लगा, यादी यहां के कलेक्टर को दी गई, मालेगांव के एडिशनल कलेक्टर को दी गई और इंक्वायरी की डिमांड की गई। मुझे बताओ कौन आवाज उठाएगा, कौन लड़ेगा? आज हम सो रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। जब एसआईआर का सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, वो 22,000 नाम यहां के डिलीट कर दिए जाएंगे, मालेगांव के डिलीट कर दिए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल के अंदर क्या हुआ, 90 लाख वोट काट दी गई। बिहार में क्या हुआ, 70 लाख वोट काट दी गई। अब महाराष्ट्र का नंबर है, क्या होगा? नाम कटने के बाद एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। कौन लड़ेगा? क्या तुम्हारा लीगल सेल तैयार है? क्या कोई एडवोकेट का पैनल आपने तैयार किया? क्या यहां के लीडर संजीदा होकर बैठे? क्या यहां के कॉर्पोरेटर संजीदा होकर बैठे? यह सोचने की बात है। हमने सॉफ्टवेयर बनाया मालेगांव का भी 2002 की यादी का, हमने यहां पर ऑफिस खोला, कंप्यूटर लगाए, यहां के आवाम की हमने मदद की। हम मालेगांव में भी और धुलिया में भी मदद कर रहे हैं। ये फिक्र है कि नाम नहीं कटना चाहिए, नाम कटेगा, एनआरसी लागू होगा, उसके बाद हमको देश का गद्दार बोला जाएगा, फिर काला कानून हम पे लागू कर दिया जाएगा। एक मिसाल मालेगांव है। यही किरण सुमैया आया, उसने कहा कि मालेगांव के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या है, घुस के रह रहे हैं। एसआईटी बना दी गई, पुलिस की एक टीम बनी, इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के अंदर 50 से ज्यादा लोग
जेल के अंदर एक एक साल गुजारे, आज भी कई लोग जेल के अंदर है। हम लोग लड़ाई माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट से उनकी जमानतें करा रहे हैं। फिर ये तो सिर्फ हमारा 3300 का मामला था, अब तो हजारों में बात दुनिया और मालेगांव की चल रही। कौन लड़ेगा इस पे क्यों नहीं संजीदा होते? कौन संजीदा होगा? मैपिंग खत्म हुई, हमने हमारा काम बंद नहीं किया। कल से मालेगांव में अब तो एसआईआर का सर्वे डिक्लेयर हो गया, तारीख डिक्लेयर हो गई। कल से हमारे वर्कर घर घर जाने वाले हैं पूरे शहर के अंदर। मैं आज हमारे दोनों सदर और पूरी टीम से गुजारिश करता हूं कि जो हम घर घर जाकर पॉम्पलेट के जरिए मुकम्मल मालूमात क्या पेपर लगने वाले हैं वो देने वाले हैं, हम आपको भी देते। आप धुलिया के एक घर में पहुंचाइए और अव्वल तैयारी करने का काम आप लोग करेंगे, ये मैं गुजारिश करता हूं, ये मैं गुजारिश करता हूं। दोस्तों और साथियों, यह आफत हमारे पर क्यों आई? ये क्या आपने सोचा? मालेगांव पर रोहिंग्या का इल्जाम, अब 22,000 नाम का धुलिया और मालेगांव में इल्जाम, यह आफत क्यों आ रही है? क्या आपने कभी सोचा? पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट में धुलिया लोकसभा से बीजेपी की सीट हार गई। किसके वजह से हारी? कांग्रेस की सीट आई, किसके वजह से आई? मालेगांव के लोगों ने 2 लाख वोट दिया। आपने 80,000 से ज्यादा वोट आपने दिया, वन साइड। 2,80,000 वोट सिर्फ मालेगांव और धुलिये के लोगों ने दिया, और इतराफ के देहातों को अगर मिला लेंगे तो 3.25 लाख वोट हमने दिया। ये मुसीबत क्यों आई? हमने वोट दिया कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी की सीट हार गई। बदला किससे लिया जा रहा है? मालेगांव के मुसलमानों से, धुलिया के मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है। मुझे बताइए, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हमने छून कर दिए, शोभाताई बचाओ, कभी किरीट सुमैया के खिलाफ बोली? नहीं बोली, क्या आवाज उठाई? क्या जेल में मुसलमान गए? रोहिंग्या और बांग्लादेश के इल्जाम में मां बहनें गई, बुरखा पोश खातून गई, 3-3 महीने के बच्चे बाहर है, वो जेल में। आज भी वो लेडीज हमारी बहन, क्या हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आवाज उठाई? क्या पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई? एक आवाज नहीं उठी, हमारा हक अदा नहीं हुआ। जाने दो, उसके मोहताज भी नहीं हम। लेकिन क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कि ये धुलिया शहर के कोई मुस्लिम वार्ड के अंदर 10 लाख का भी बजट दी, रोड का उद्घाटन की? क्या मालेगांव में 1 रुपया नहीं दिया आज तक? जिसके वजह से मुसीबत आ रही है, जिसके वजह से छूट कर आई, हमारे को नजरअंदाज किया जा रहा है। नजरअंदाज हमें किया जा रहा है। हमको हमारी ताकत खुद खड़ा करना पड़ेगी, हमारे मसाइल के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। नौजवान साथियों को भी खड़ा होना पड़ेगा, समाज के हर इंसान को खड़ा रहना पड़ेगा, हमारे मसाइल के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। मुफाद परस्ती की सियासत को अब साइड लगाना पड़ेगा, आप लोगों को साइड लगाना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, मुझे बताइए, आप यहां इमाम का एमएलए चुनकर आप लोग ने दे दिया, ठीक है, अच्छी बात। इससे पहले के टर्मों में अरे हैदराबाद के ओवैसी बिरादरान
धूलिया आते, जज्बाती बातें, मालेगांव है, जज्बाती बातें, उसके बाद वो पलट के नहीं आते, फिर आप असेंबली में ही आएंगे, फिर कारपोरेशन में ही आएंगे, फिर पार्लियामेंट में ही आएंगे। इस्तेमाल करने का काम इस महाराष्ट्र के मुसलमानों का हुआ है, खास तौर पर धुलिया और मालेगांव, औरंगाबाद के। मुझे बताइए, आज अगर हमारी हालत यह है, इसके जिम्मेदार कौन है? अगर बंगाल के मुसलमान आज परेशान हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? बंगाल में हुमायूं कबीर शख्स से हाथ मिलाया गया, एमआईएम ने वहां जाकर हाथ मिलाई, पैक्ट हुआ, अलायंस हुआ, सीटें बढ़ गई, तकरीर हो गई। बाद में हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल होता है कि बीजेपी से 1000 करोड़ रुपया मांग रहा है। उसी को बीजेपी ने मुद्दा बनाई, वहां की हुकूमत गई, आज मुसलमान परेशान। आसाम में क्या हुआ? आसाम में जज्बाती तकरीर, हुकूमत गई। मैं हैरान इस बात से रहता हूं कि आजम खान ने 2014 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डाल के बात की थी और मुसलमानों के मसाइल उठाए थे, और हम कितने देशभक्त मुसलमान, ये सिर्फ तकरीर की उस दिन है और आज का दिन है। आजम खान जेल में होते हैं, आजम खान की बीवी जेल में होती है, आजम खान का लड़का जेल में होता है। अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद, सरेआम कोर्ट के बाहर गोली मार दी जाती है। साबुद्दीन का क्या? जितने मुस्लिम लीडरशिप हिंदुस्तान की टॉप की थी, जिनका दबदबा था हिंदुस्तान की सियासत में, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस छून छून कर बदला ली। इनको ही क्यों सिक्योरिटी है? इनको ही कुछ नहीं क्यों होता है? ईडी की कार्रवाई में कुछ नहीं होती है? इनको खुला छोड़ दिया गया है कि जाओ हमारी मदद करो, मुसलमानों को जज्बात में लाओ, मुसलमानों की वोट का बंटवारा करो और हमारा रास्ता साफ करो। ये क्या हम कभी सोचते नहीं? उसके बाद बस इलेक्शन में प्रचार। क्या एजेंडा है तुम्हारे पास? क्या तुम कौम को देना चाहते? क्या आप समाज को देना चाहते हो? क्या मुसलमानों को देना चाहते हो? ये बताओ। ये नहीं बताते, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। ये आप मुसलमानों को, इस महाराष्ट्र के नहीं, इस मुल्क के मुसलमानों को अब सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। हमारी लड़ाई आरएसएस से भी है। अगर बीजेपी आज हिंदुस्तान की 70% रियासतों पे अगर इक्तिदार हासिल कर लेती है और मरकज में तीसरी मर्तबा अगर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बन जाते हैं, वजीर आजम बन जाते हैं, तो क्या बीजेपी का कमाल है? नहीं, कमाल आरएसएस का है। दिखते भी नहीं है और काम चलता है हिंदुत्ववादी का। और हम बस जज्बाती बातों में आकर वोट दे देते हैं, वोट का इस्तेमाल कर देते हैं। ये बातें अब हम लोगों को सोचना है और समझना है। और आज मैं नौजवानों से एक बात खास बोलने के लिए आया हूं। मेरे नौजवान साथियों, 1-1.5 महीना नासिक में क्या हुआ? 1-1.5 महीना पहले टीसीएस प्रकरण आपको पता होगा। निदा खान और उसके साथ 6 लड़के जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, उन पर इल्जाम आया धर्म परिवर्तन का। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर उनको जिहादी बता दिया गया। सवाल ये नहीं है कि उन पे कार्रवाई हुई। ये बात समझो नौजवान,
खास तौर पर जो ग्रेजुएट है, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, हमको सरकारी नौकरियां तो नहीं मिलती। या तो हमारा कारोबार करो, रोजी रोटी करो, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट कंपनियों के अंदर हमको जॉब मिलता है, नौकरियां मिलती है। टीसीएस प्रकरण को पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ने बताई, जिहादी बोल दिया गया, धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा। मैं कल गया था, उसमें से एक लड़का फैमिली मेरे पास आई, मैं कल जाकर वकील खड़ा करके आया, दानिश नाम के लड़के की। सवाल ये, लड़ रहे हैं, वहां जाके लड़ रहे हैं, लेकिन ये क्यों किया गया? इसके लिए किया गया कि इनको जिहादी बोल दो, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, और ये मैसेज देने की कोशिश की गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं कि मुसलमान बच्चों को जॉब मत दो, नौकरियां मत दो, तुमको बेरोजगार करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। इसके ऊपर कोई बात नहीं हो। ये सोचना पड़ेगा, बेदार होना पड़ेगा, सियासी सूझबूझ हमारे अंदर पैदा करना पड़ेगा, सियासी बेदारी हमारे अंदर लाना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, और ये पहला जलसा मालेगांव के बाहर इस्लाम पार्टी का। मेरा हक था, मेरा पड़ोस है दुलिया, पड़ोसी शहर है, यहां से मैंने शुरुआत किया। अब मैं मराठवाड़ा और खानदेश तरफ रवाना होने वाला हूं। लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाकर जा रहा हूं, इस धुलिया शहर के कोई भी मसला हो, मस्जिद का हो, कब्रिस्तान का हो, मदरसे का हो, हमारे बच्चों के ऊपर जो जुल्म होगा, मुसलमानों पे अत्याचार होगा, कोई भी मसला हो, चाहे किरीट सुमैया है या और कोई फिरका परस्त लीडर आए, आपके हर मसले के अंदर, धुलिया के अंदर आके आपकी रहनुमाई करने का वादा करने के लिए आया हूं, और आज वादा करके हम जा रहे हैं। वादा करता हूं, आज हमारे चंद साथियों ने पार्टी को खड़ा किया, चंद साथी है। आपसे अपील करता हूं, धुलिया के नौजवानों से, धुलिया की आवाम से, इनके साथ आइए, इनके हाथों को मजबूत करिए, आपके मसाइल हल करने की जिम्मेदारी लेता हूं, और हम आएंगे। ये पूरी टीम बैठी हुई है, पूरी टीम बैठी हुई है, 35 कॉर्पोरेटर, पार्टी के जिम्मेदार, सब हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए खड़े रहेंगे। फिक्र करने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, ये वादा करने के लिए आया हूं, और किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। एक आदमी, मेरा शहर था, मेरा इलेक्शन था, मेरा खत्म हो गया, अब आजाद हूं। धुलिया के लोगों की भी आमालनामा मेरे पास है, जो आपको धमकी देते हैं ना, डरने की जरूरत नहीं, आमालनामा मेरे पास ही रहता है, धुलिया का भी। मैं आज बोल के जा रहा हूं, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जिम्मेदार को, पार्टी के ओहदेदारान को किसी ने धमकाने की जरूरत नहीं। बाहालत मजबूरी, नहीं तो अमालनामा मुझे आकर खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। आप लोग मजबूती से काम करिए, पार्टी को मजबूत करिए, पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। ये वादा करता हूं आप लोगों से भी और धुलिया की आवाम से भी कि बेदार रहो, एसआईआर सर्वे मुकम्मल कराओ। ये अपील करता हूं, आप लोग बड़ी तादाद के अंदर यहां पर आए। हमारे तमाम ही साथियों ने जलसे को कामयाब किया। शाहिद अंसारी साहब, वसीम अकरम, नासिर पठान साहब और हमारी युवा टीम, सोशल मीडिया, माइनॉरिटी सेल, तमाम ही लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेयर समेत 35 लोगों का यहां इस्तकबाल रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।